लेट्स माइक बयानबाजी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लेट्स माइक बयानबाजी। राजनीति के गलियारों से सत्ता और विपक्ष के वार पलटवार तक, आइए सुनाते हैं आज के सबसे चर्चित बयान। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल द्वारा 20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल नीति को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने पहले इस योजना को सीमित प्रयोग बताया था, लेकिन बाद में इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया, जिससे आम जनता और वाहन चालकों पर असर पड़ सकता है। उन्होंने इस नीति की समीक्षा और प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर पुनर्विचार की मांग करने की बात भी कही है। 20% इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल को लेकर जनता में बहुत गुस्सा है। 30 जून को केंद्र सरकार ने अटॉर्नी जनरल के थ्रू सुप्रीम कोर्ट में ये कहा कि ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट है और इसके नतीजों के ऊपर आगे का एक्शन डिपेंड करेगा। ये खबर अगले दिन अखबारों में छपी। जब मीडिया में आया, अखबारों में आया, तो केंद्र सरकार बिल्कुल मुकर गई। केंद्र सरकार ने स्टेटमेंट जारी करके कहा कि हमने ऐसा कुछ नहीं बोला। ये झूठ है। आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने क्या कहा। और ये कैसा एक्सपेरिमेंट है? एक्सपेरिमेंट होता है जब आप कोई चीज को 100 गाड़ियों पे, 50 गाड़ियों पे, 500 गाड़ियों पे, 1000 गाड़ियों पे एक्सपेरिमेंट कर लेते। एक्सपेरिमेंट के आधार पे जो नतीजे आते, उसके बेसिस पे आप डिसाइड करते कि पूरे देश में इसको लागू करना है कि नहीं करना। पूरे देश की 140 करोड़ जनसंख्या पे सारी गाड़ियों के ऊपर आपने इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल कंपलसरी कर दिया और कह रहे हो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। जिन लोगों की गाड़ियां खराब हो रही हैं उनको मुआवजा दोगे फिर आप? राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी द्वारा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम को लेकर दिए गए कथित बयान के बाद विवाद खड़ा हो गया है। उन्होंने दावा किया कि अंबेडकर नाम उनके एक ब्राह्मण शिक्षक का था, जिसने उन्हें पढ़ाने के लिए अपना नाम दिया था। इस बयान के बाद राजनीतिक और सामाजिक हलकों में बहस तेज हो गई है और इसे लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। एक बात और बताऊंगा आपको, फिर मैं खत्म करूंगा। अंबेडकर उनका नाम नहीं था। अंबेडकर उनको पढ़ाने वाला जो शिक्षक था वो ब्राह्मण था, उसका नाम था, और उनको पढ़ाने के लिए उन्होंने अपना नाम उनको दे दिया। इसलिए जैसे भगवान कृष्ण ने फिर कहा ना कि मैं तो यादव ही बोला जाऊंगा, उसी प्रकार भीमराव जी ने कहा कि मैं तो अब अंबेडकर ही बोला जाऊंगा कि उन्होंने मुझे पढ़ाने में योगदान किया, इसलिए ये बात हुई। तो वो किसी समाज के खिलाफ नहीं थे, वो सब समाजों को साथ लेकर आना चाहते हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बेनीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी रैली के दौरान भाजपा के झंडे उतारे और फेंके गए, और इसके साथ ही उन्होंने बेनीवाल पर तंज कसते हुए कहा कि कुछ नेताओं द्वारा जनता को बिजली बिल न भरने या मीटर रीडर को जूते मारने जैसे भड़काऊ बयान दिए जाते हैं। जिनकी बात कर रहे हो उनकी राजनीति आप पसंद करते हो क्या? अच्छा एक बात बताओ, सीमाएं सुरक्षित होनी चाहिए, सीमाएं सही होना चाहिए। अच्छा अतिक्रमण हटना चाहिए कि नहीं? आप मुझे कोई आधार तो बता दो ना। अब वो कहे कि बिजली के बिल मत भरो, कोई कहे कि बिजली का मीटर रीडर आए तो उसको जूते मारो। अब ये ऐसी बात करने वाले को आप नेता मानते हो? मुझे तो ये समझ में नहीं है। आज हमारे झंडे लगे हुए थे और उसकी रैली निकली कि सारे झंडे उखाड़ के फेंक दिए। अब आप बताइए, ये ठीक बात है? राजनीति में इतनी गिरावट होनी चाहिए क्या? लोकतंत्र में क्या है? मौलिक अधिकार है हमारा, झंडा लगाना हमारा मौलिक अधिकार है। आप विरोध करो, आपका मौलिक अधिकार है। शब्द चयन कोई करता है, आपका मौलिक अधिकार है। देखिए ना, ये बात आप खुद बता रहे हैं, ऐसे काम करने वाले को कभी प्रोत्साहित मत करो। ये ऐसे काम करे, ऐसे को हतोत्साहित करो, निराश करो, ताकि वो शुद्ध हो जाए, सही दिशा में आ जाए। राजनीति में विरोध होगा, लेकिन विरोध करने का अपना एक तरीका है, अपना एक स्टाइल है। कमियां निकालो, हम सुधार करने के लिए तैयार बैठे। हमारी गलती बताओ, हम सुधार करेंगे। आपने मुझे कमी बताई, मैंने कहा मैं सुधार करूँ, मैं तैयार हूँ ना। हमारा मंत्रिमंडल तैयार है, हमारी पार्टी तैयार है, हम सुधार करेंगे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर में एक नए एयरपोर्ट की घोषणा को लेकर बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि लंबे इंतजार के बाद जोधपुर और मारवाड़ क्षेत्र को ये बड़ी सौगात मिलने जा रही है। उन्होंने बताया कि पिछले 12 वर्षों में क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर में उल्लेखनीय विकास हुआ है, जिसमें करीब
2000 करोड़ की लागत से रिंग रोड का निर्माण और 42 नई ट्रेनों की शुरुआत शामिल है। उन्होंने ये भी कहा कि ये नया एयरपोर्ट प्रधानमंत्री के हाथों क्षेत्र के लोगों को एक महत्वपूर्ण तोहफा होगा। जोधपुर का बहुप्रतीक्षित हवाई अड्डा एक लंबे संघर्ष के बाद में, एक लंबे प्रतीक्षा के बाद में जोधपुर का सौभाग्य का सूर्य उदय हो रहा है। और एक बार जोधपुर में एक बड़ी सौगात जोधपुर के लोगों के लिए, और जोधपुर नहीं पूरे मारवाड़ के लोगों के लिए एक बड़ी सौगात जो है कल माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से मिलेगी। अभी वर्तमान में हमारे एयरपोर्ट की जितनी हैंडलिंग कैपेसिटी है उससे लगभग 10 गुना हमारा विस्तार हो जाएगा। जो जोधपुर की बढ़ती हुई आवश्यकता, जोधपुर के उद्योग धंधे, जोधपुर के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, जोधपुर और आसपास के क्षेत्रों की बढ़ती हुई आर्थिक गतिविधियों, पचपदरा रिफाइनरी के उद्घाटन के बाद में जोधपुर में बढ़ने वाली नई आर्थिक संभावनाओं, इन सब के दृष्टिकोण से ये निश्चित रूप से महत्वपूर्ण होगा। पटना में राजद नेता मृत्युंजय तिवारी द्वारा अयोध्या राम मंदिर से जुड़े चंदा संग्रह में कथित हेराफेरी के आरोपों पर दिया गया बयान चर्चा में है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इस मामले में लीपापोती करने का प्रयास कर रही है और मांग की कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे से श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत हुई है और मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी पर जो सरकार लीपापोती का प्रयास कर रही है, ये राम भक्त सनातनी, सच्चे सनातनी लोग भी समझ रहे हैं। इसमें दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। कोई नहीं बचे। जिन्होंने भी ये पाप किया है उनके ऊपर कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए। ये मामला पूरे देश के नहीं, पूरे दुनिया के राम भक्तों, सच्चे सनातनी को ठेस लगा है। और जब मंदिरों को भी नहीं छोड़ा जिन लोगों ने, इससे बड़ा पाप और कुछ नहीं हो सकता है। इसकी सजा तो मिलनी ही चाहिए। मुंबई में शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत द्वारा अयोध्या राम मंदिर से जुड़े चंदा संग्रह में कथित हेराफेरी के मामले पर दिए गए बयान के बाद राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। संजय राउत ने विपक्ष की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने न्याय व्यवस्था और प्रशासन पर भी सवाल उठाए। देखिए, कांग्रेस पार्टी की नहीं, फिर पूरे देश की भावना है। अब सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में जांच होगी तो सुप्रीम कोर्ट निष्पक्ष है क्या? सुप्रीम कोर्ट भी उनके नीचे काम कर रहा है ना। मैं तो कहूँगा मुंबई हाई कोर्ट के जो जज है माधव जामदार, उनकी निगरानी में जांच होनी चाहिए। अब बहुत कम लोग बचे हैं इस देश के न्याय व्यवस्था में, हाँ, जो चाहते हैं कि ये सब साफ हो जाए। जिस तरह से अयोध्या जो है एक तीर्थ क्षेत्र रहा, राम की अयोध्या रही, उसका अब अंडरवर्ल्ड बन गया है। जो मुंबई में अंडरवर्ल्ड है ना, गुंडों का, और अंडरवर्ल्ड चलाने वाले बीजेपी के लोग। सबसे पहले डाका डाला है राम मंदिर पे। अब कोई एक मुसलमान पैदा करेंगे पाकिस्तान से और बोलेंगे उनका हाथ था उसमें, वो बम डालने को आएगा, उसके पास RDX है, टेरर अटैक करेगा। लूटा किसने है? ये बीजेपी के महमूद गजनवी ने। अंडरवर्ल्ड चला रहे लोग। मुझे तो आश्चर्य होता है कि ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे जो नेता है, जो कभी किसी को डरते नहीं, वो नेताजी ने भी कहा कि मुझे डर लगता है नाम लेने में। वो जो अपने आप को भगवान मानने वाले बागेश्वर बाबा बोलते हैं, मुझे भी डर लगता है, मेरी हत्या हो जाएगी अगर मैंने नाम लिया तो। ये किसका डर है? ये कौन सा अंडरवर्ल्ड अयोध्या में काम कर रहा है? बताइए। ये बताना चाहिए, लोगों को समझना चाहिए। लोगों की जान चली गई है मंदिर बनाने में, लोग जेल में गए हैं। पूरी सरयू नदी लोगों के खून से, कर सेवकों के खून से लाल हो गई थी। हम लोग थे वहाँ उस वक्त, हमने देखा है, हम वहाँ मौजूद थे उस वक्त। और ये लोग अयोध्या को लूट रहे हैं, अंडरवर्ल्ड बना लिया अयोध्या का। राम के नाम पर पूरी लूट ही लूट चल रही है। चलिए, थैंक यू।
अयोध्या में राम मंदिर चंदा संग्रह में कथित हेराफेरी के मामले को लेकर बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने इस पूरे प्रकरण को महापाप बताया। उन्होंने कहा कि देश की कानून व्यवस्था और एसआईटी जांच पर पूरा भरोसा रखना चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने ये भी कहा कि जांच के बाद सरकार द्वारा न्याय व्यवस्था के तहत आरोपियों को दंड मिलेगा। साथ ही उन्होंने धार्मिक भावनाओं के दृष्टिकोण से भी इस मामले को गंभीर बताया। पूर्व ही हम इस पर बोल चुके हैं और पूर्व में भी कहा कि ये पाप नहीं महापाप है और भगवान इसका दंड देंगे। लेकिन एक बात हम और कहना चाहेंगे, आज देश की कानून व्यवस्था पर, एसआईटी पर हम सबको पूर्ण भरोसा करना चाहिए। जांच चल रही है, निश्चित रूप से हमें इस देश के कानून पर, देश की सरकार पर भरोसा है और सभी आरोपियों को दंड मिलेगा। दूसरी बात और हम प्रार्थना करना चाहेंगे अपने बागेश्वर धाम से, वर्तमान का युग कलयुग से ज्यादा छल युग चल रहा है। इस छल युग में सावधान रहना। वर्तमान समय में संतों पर, महंतों पर, मठों पर, मंदिरों पर प्रायोजित तरीके से, सुनियोजित तरीके से श्रद्धा घटाने के लिए एवं इनके ऊपर आस्था गिराने के लिए इस तरह के षड्यंत्र भी चल रहे हैं, जिसमें कुछ कालनेमी लोग भी सक्रिय हो गए। हमें उनसे सावधान रहना होगा, हमें उनसे सजग रहना होगा और हमें भरोसा है कि जिन जिन ने ये पाप किया उनको भगवान भी दंड देगा और एसआईटी और देश का कानून, यहाँ की सरकार दंड देगी और जांच जारी है। धन्यवाद। आप नेता संजय सिंह ने टीएमसी की अंदरूनी कलह को लेकर कहा कि ममता बनर्जी ने कठिन संघर्ष और त्याग से तृणमूल कांग्रेस को खड़ा किया है। ऐसे में उनसे ही पार्टी के अधिकार या नेतृत्व को लेकर प्रमाण मांगना लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ और हास्यास्पद है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस तरह की स्थिति लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश को दर्शाती है। ये अपने आप में एक मजाक है कि ममता बनर्जी, जिन्होंने तृणमूल कांग्रेस बनाया, अपना खून पसीना बहाया, अनशन किया, अपनी जान पे खेल के उन्होंने इस पार्टी को खड़ा किया, आज उनसे ये पूछा जा रहा है कि प्रमाण दो टीएमसी किसकी है किसकी नहीं। इससे ज़्यादा हास्यास्पद बात क्या हो सकती है? डेमोक्रेसी को ख़त्म करने का एक काम है। हिंदी जुट में इतना एमएलए एमपी जाने के बाद कितना इम्पोर्टेंट रहेगा ममता बनर्जी? वो जनता किसके साथ है, इम्पोर्टेंट वो है ना, जनता किसके साथ है। राम मंदिर के जो समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा दिए गए एक बयान के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। अखिलेश यादव ने कहा कि मर्यादा का पहला नाम प्रभु श्री राम और दूसरा नाम संविधान है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि आस्था से खिलवाड़ किया गया है और अब लोकतंत्र से भी खिलवाड़ करने की कोशिश की जा रही है। मर्यादा का पहला नाम प्रभु श्री राम और दूसरा नाम संविधान। आस्था, मर्यादा और श्रद्धा से खिलवाड़ की है और अब संविधान और लोकतंत्र से भी सरकार खिलवाड़ करने की तैयारी कर रही है। जो बात वोट से नहीं बनी वो सांसदों को डरा के धमका के बता रहे हैं। फिलहाल लेट्स माइक बयानबाजी में बस इतना ही। आप बने रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.
the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk.